नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहना, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। अब बता दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, पानी का परावैद्युत स्थिरांक हमारा क्या होता है, तो वो हमारा 80 होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे याद रखिएगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आवेश का विमा होता है। बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आवेश का विमा क्या होता है। तो द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर धारा आई बराबर जो होता है वो क्यू बटा में टी होता है। क्यू बटा में टी होता है, क्यू हमारा क्या है तो चार्ज, हमको चार्ज निकालना है तो क्यू बराबर आप लिख सकते हो आई टी। आई हमारा धारा है, धारा को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं तो हम लोग ए और टी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन सा है जो एन का मान संभव नहीं है। ये एन क्या है तो एक नंबर है, ये क्यू क्या है तो चार्ज है और ई क्या है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो सभी मैं बता चुका हूं। ये एन क्या होता है तो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ। ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसलिए कह सकते हो हमारा जो राइट आंसर वो हो जाएगा 4.2, जो कि एन का मान संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। इसको भी आप लोग बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। और ये नंबर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक हो सकता है, लेकिन कभी भी ये पॉइंट में नहीं हो सकता, ये कभी भी डेढ़ नहीं हो सकता है, अढ़ाई नहीं हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत विभव है क्या है, बता दो। आप लोग सभी बच्चे बताएंगे विद्युत विभव क्या होता है। फोर्थ का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो। विद्युत विभव बराबर जो होता है वो क्या होता है तो भी विद्युत विभव को हम लोग भी के द्वारा डिनोट करते हैं, जो कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है। भी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है और यह एक क्या होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि अदिश राशि होता है। विद्युत विभव अदिश राशि है और वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बताएंगे सभी बच्चे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। 5 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या फिर घट सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 6 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल क्या है। कूलम्ब बल जो होता है वो क्या होता है, बता दो आप लोग। 6 का राइट आंसर, कूलम्ब बल क्या होता है। केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। 6 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। तो कूलम्ब बल जो हमारा होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसलिए आप कह सकते हो सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। और यह क्वेश्चन सभी बच्चे का सही होना चाहिए। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बता दो आप लोग। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। 7 का राइट आंसर सभी बच्चे फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो। जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। 7 का राइट आंसर बता दो, तो वो क्या होता है, सीधे रूप से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, क्या किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, बता दो आप लोग। 8 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे
किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है 8 का राइट आंसर। अगर अंदर रखा गया हो तो ये हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। सभी बच्चे याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता देना इसका सही जवाब क्या होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, बता दो बच्चा पार्टी। किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो हमारा फैराड होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताना सभी बच्चे। 10 नंबर सवाल का जवाब बता दो, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। अभी तो मैंने बताया, जस्ट मैंने बताया, वो जो पूछा गया था कि विद्युत विभव क्या है, वो मैंने बताया कि वो क्या है, तो अदिश राशि है। और वह मैं बताया था कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और V बराबर W/Q होता है। तो W क्या है, तो जूल हो जाएगा इसका मात्रक, और Q चार्ज का कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में मिला लो ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा बच्चा पार्टी, लगा लो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 100% बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नए नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं तो आप सब सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ, बिल्कुल फ्री क्लासेस दिए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, बता दो 11 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, वे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बता दो आप लोग। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट आंसर बी होगा। विद्युत विभव भी मैंने बताया अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व भी क्या है, तो अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा 12 नंबर सवाल। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, सभी बच्चे ध्यान से देखना और सारे प्रश्नों को याद करते चलना। देखो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र का होता है बच्चा पार्टी, पढ़ चुके हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी एक चीज होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और विद्युत वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, ये तो आसान सा, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। ये न्यूटन किसका है, तो ये बल का है, तो ये हमारा नहीं होगा। वोल्ट किसका है, तो विद्युत विभव का है, या फिर विभवांतर भी कह सकते हो, ये विभवांतर का है, तो विभवांतर का ये भी नहीं होगा। एम्पियर किसका है, तो ये धारा का है, तो ये भी नहीं होगा, फैराड होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 14 नंबर सवाल है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, नीले रंग के लिए पूछा गया है, तो मैंने ट्रिक बता दिया है, तो अब गलती तो नहीं होगा आप लोगों का। बीबी रोए जीबी, किसके लिए, बीबी रोए जीबी। अब दिख लो यहां से, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6 होगा। तो देख लो नीले रंग के यानी कि ब्लू के लिए पूछा गया, 6 लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बच्चों। ये ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है और ब्लू है, तो याद रखिएगा सभी बच्चे, कॉपी में नोट कर लो इसको। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा 15 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान अगर आपसे पूछा गया है तो अभी मैंने बताया, हरा रंग किस में आया था बता दो एक बार, बीबी रोए, यहां लिख लो बीबी रोए जीबी, देख लो ग्रीन मतलब हरा होता है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। समान रहने वाला हमारा एक ही तो है, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, वो हमारा नाइक्रोम होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी जितने भी बच्चे लगाए हो सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अगर धात्विक पूछे, धात्विक चालकों में अगर पूछा गया हो तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। 18 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, धात्विक चालक के लिए हमारा क्या होता है, तो बढ़ जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पूछे कि अधातु, यानी कि यहाँ पूछा गया है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, घट जाता है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने वहां पे इसको सेट कर दिया। देखो 20 नंबर सवाल जो कह रहा है आपके सामने, ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का बी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा, सेल का विद्युत वाहक बल किसके मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में।
सेल का विद्युत वाहक बल कितना किसके द्वारा मापा जा सकता है? बताएंगे 21 का राइट आंसर क्या होगा, बता दो। तो वो हमारा विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो मापते हैं वो विभव मापी के द्वारा मापते हैं, तो डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो बच्चों एकदम बहुत अच्छे से याद कर लो। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एमीटर मैंने बताया था, अगर सिर्फ एमीटर हो, अगर सिर्फ आपके सामने क्या हो? एमीटर हो, तो आप कहना कि सर ये क्या होता है कि बहुत कम होता है। सिर्फ एमीटर हो तो बहुत कम होता है। अगर आदर्श एमीटर हो, आदर्श एमीटर रहे तो 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर रहे तो अनंत होता है। तो यहाँ सिर्फ एमीटर है तो बहुत कम लगाओ बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो लोहा कैसा होता है? तो लोहा लोह चुंबकीय होगा। लोहा कैसा होगा? तो लोह चुंबकीय होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। सभी बच्चे लगा लो। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। 24 नंबर सवाल है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे, या फिर चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे। अगर चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री होता है। 0 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो कितना लगाओगे? 90 डिग्री होता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, नमन कोण का मान कहां जा रहा है? विषुवत रेखा की ओर। किससे? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली घटेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विषुवत रेखा पर क्या घटता ही है? 0 तक चला जाता है। अभी मैंने बताया विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है, और नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है तो घटेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलना आप लोग। ओके चलिए लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो बच्चों, तो एक बार क्लास पे जरूर लाइक करिएगा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमारा सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट कौन सा? तो वेक्टर क्वांटिटी। राइट आंसर बी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बता देना इसका सही जवाब क्या होगा। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर क्या होता है? वो होता है हमारा 1 हेनरी बराबर जो होता है वो क्या होता है? 10⁻³ मिली हेनरी होता है। मिली हेनरी होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 27 का करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? बता दो आप लोग। 28 का राइट आंसर तो वो हमारा होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 29 नंबर सवाल का जवाब बता दो। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या रहा? अगर आपसे पूछे कौन सा प्रेरकत्व पूछे, या फिर स्व प्रेरकत्व पूछे, प्रेरकत्व पूछे, अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, सबका हमारा हेनरी ही होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने। बता दो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ये भी मैं बता चुका हूं आपके सामने। अगर रहे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दे रहा हूं। अगर आपके सामने क्या रहे? अगर आपके सामने रहे प्रतिबाधा, क्या प्रतिबाधा रहे, या फिर कौन सा प्रतिरोध रहे, प्रतिरोध रहे, या फिर कौन सा धारित या प्रतिघात रहे। प्रतिघात भी कह सकते हो, तो आप लिख लो यहाँ पर प्रतिघात भी रहे। प्रतिघात भी अगर आपके सामने हो, या फिर धारितीय प्रतिघात हो, धारितीय प्रतिघात भी हो, तो आप कह देना कि सर इसका जो मात्रक होता है वो हमेशा ओम होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्वनि तरंग हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो हमारा ध्वनि तरंग है। बच्चा पार्टी आंसर जरूर लगाते चलो आप लोग, तब पता चलेगा और क्लास में याद हो जाएगा। आंसर लगाने से क्या होता है? आपका रिवीजन होगा, और किसी भी चीज को बार बार लिखने से क्या होता है कि वो दिमाग में सेट होता है, वो भूला नहीं जा सकता, बहुत दिन तक वो आपको याद रहेगा। तो बता दो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा होता है? दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। माइक्रोवेव्स होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 33 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 4 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो भैया जी एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटा में फोकस दूरी होता है। अब हमसे यहाँ देखो
पावर जो है ये हमको दिया गया है 4 डायोप्टर, 4 बराबर लिख लो 1/f। हमको क्या निकालना है तो फोकस दूरी, यानी कि इसको निकालना है तो f बराबर लिख लो 1/4 हो जाएगा। 1 में अगर 1 में 4 से भाग दो तो बताओ इसको अगर परसेंट में निकालते हो तो यहाँ अगर 100 देते हो तो 2 के बाद यानी कि 25 चौका 100 होता है, 2 को 0 दिए तो यानी कि 25 लिख दो, उसके बाद पॉइंट दे दो, 0 लिख दो, 0.25 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे याद रखो 1 में अगर 4 से भागा देंगे तो पॉइंट में ही यानी कि 0.25 होगा। राइट आंसर कौन सा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये याद रखिएगा जब ये मीटर में हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो, सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f होता है। ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। पावर बराबर 2 फॉर्मूला मिला है, एक होता है 1/f अगर वो क्या हो तो वो मीटर में हो चीजें दिया हुआ, और दूसरा क्या होता है P बराबर 100/f तब होता है जब वो सेंटीमीटर में दिया हुआ हो। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंटीमीटर ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मीटर वाला सही होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर सवाल है। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण हमारा होता है 42 डिग्री, लगभग में होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। राइट आंसर डी होगा। 34 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखोगे सभी बच्चे। 35 नंबर सवाल है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? बता दो आप लोग, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तब आप लगाओगे सर 25 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया हो कि फोकस दूरी कितनी होती है तो 2 सेंटीमीटर लगाओगे आप लोग को। करेक्ट आंसर बी होगा। ये 25 सेंटीमीटर लगाना मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 36 नंबर सवाल है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 37 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या हो सकता है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का जो कारण होता है वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। राइट आंसर कौन सा होगा? व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखोगे आप लोग, और याद इसको भी कर लीजिएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। मतलब प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन, ये चारों जो है इसका आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप लोग को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, किस में होता है? प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है, यानी कि इन वैक्यूम होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 39 नंबर सवाल क्या है? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछा गया आप लोगों से, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? फटाफट से एक बार बता दो। मैंने बता दिया है कि अगर आपसे पूछा गया हो कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दिया था, यहां अगर मैं लिख देता हूं द्वितीयक, अगर आपसे पूछे कि द्वितीयक तरंगिका जो है, तरंगिकाओं की अवधारणा, तरंगिकाओं की अवधारणा, तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? तो आपको मैंने बताया था कि ये हमारे दिए थे न्यूटन साहब। किसने? तो न्यूटन साहब ने दिए थे, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर पूछे कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? द्रव्य तरंग सिद्धांत, यहां से 3 प्रश्न आता है, इसलिए मैं तीनों को लिख दे रहा हूं। द्रव्य तरंग पूछे, अगर द्रव्य तरंग सिद्धांत पूछे तो वो हमारे दिए थे कौन? डी ब्रोगली साहब। यहाँ डी लिख लो, उसके बाद ब्रोगली, डी ब्रोगली साहब ने दिया था। उसके बाद कौन से हैं? और दूसरा है कणिका सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछे तब आप क्या लगाओगे? 39 का करेक्ट आंसर बता दो, वो हमारा होगा न्यूटन साहब। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 39 का। 39 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, ये हाइगेंस होगा शायद। प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिए थे? ये हाइगेंस शायद हो सकता है। ये इसका बताओ फटाफट से एक बार बच्चा पार्टी, एक बार बता दो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सभी बच्चे एक बार बता दो। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सभी बच्चे एक बार बता दो जल्दी से। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सभी बच्चे बता दो। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मुझे जहां तक लग रहा है वो न्यूटन ही थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शायद। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसका करेक्ट आंसर न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये 1642 से 1727 के द्वारा प्रतिपादित हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने बता दो, कैथोड किरणें समूह किसका होता है? कैथोड किरणें जो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है। इलेक्ट्रॉनों का समूह
होता है, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित। अब बता दो आवेश रहित मतलब जिसपे चार्ज का कोई मतलब नहीं होता, वो फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा 0 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 42 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या। मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या ज्ञात किया जाता है, आवेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ज ज्ञात किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न मैं आपको नहीं चाहता कि आपको गलत बता दूं और आपके बोर्ड एग्जाम में आपका गलत हो जाए, इसलिए सारी चीजों को समझा के पढ़ाना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 43 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। नहीं के लिए हो तो वो लाइमन सीरीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 44 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि आपसे पूछा गया सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक और सीधा। करेक्ट आंसर बी होना ए होना चाहिए। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 45 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है। द्विआधारी के लिए पूछा गया, तो 12 सब में है, तो 12 का निकाल के देख लेते हैं, सही हो जाएगा हमारा। अगर 12 का निकालते हैं तो 2 छक्का 12 होता है, 0 कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर 2 तिया के 6 होता है, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद अगर 2 एकम 2 लिखो तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1100 किस में है, 1100 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए 1100 है। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 46 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। 46 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे, वो होता है 5। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, द्विआधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में क्या होता है मान, वो हमारा क्या होता है 21 का होता है। बता दो कौन सा होगा। 31 का नहीं होगा, 21 का एक बार निकाल के देख लीजिए, इसमें भी कंफ्यूजन है तो 2 से लगाओ। 11 10 दूना के 20 होता है, 1 बचा, फिर 10 लिख लो। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 5 होगा, फिर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद 2 एकम 2 होता है, तो 2 एकम 2 और 1 लिख लो। यानी कि 1 ये नहीं होगा, 21 का भी नहीं हो सकता। क्या 21 अगर आप निकालते हो तो 21 का 2 से लगा दो, फिर 2 10 दूना के 20 होता है, तो 10 दूना के 20 यानी कि हमारा क्या होगा 1 बचेगा। फिर अगर 2 से लगाओ, 2 पंचे 10 होता है, तो नहीं 1 नहीं बचा, 0 लिख लो। फिर 2 दूना के 4 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4, हमारा 1 बचा तो 1 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या होगा 2 एकम 2 होगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 लिख लो। यानी कि 10101 कौन सा, तो हमारा 21 का ही निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कर रहा है, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग जो करते हैं वो करते हैं रेक्टिफायर की तरह दिष्टकारी की भांति। राइट आंसर सी हो जाएगा 48 का। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए पूछा गया, तो वीवर यानी कि होल होता है, जिसको आप लोग छिद्र भी बोल सकते हो, छिद्र ये भी होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा स्फेरिकल होता है। ऑप्शन नंबर ये लगा लो, तो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आज के क्लास में इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।